गैसों की द्रव में विलयता, solubility of gases in liquid, solubility of gases in liquid। तो डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं जिसमें कि द्रव में गैसों की विलयता है, जैसे अमोनिया गैस का जल में विलयता, ऑक्सीजन गैस का जल में विलयता। आप जानते भी हैं कि जितने भी जलीय जीव हैं उन सभी जलीय जीवों का जो सरवाइव करना, अपने आप को अनुकूल बनाना या जो अपने आप को सरवाइव करने का काम वो कर रहे हैं उसी ऑक्सीजन से कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जल के अंदर जीव हैं उनके लिए सिलेंडर तो लगा नहीं है। आखिर वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? तो जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात जल में भी ऑक्सीजन गैस खुली होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ही जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं या अल्कोहलिक ड्रिंक हैं, सभी कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में CO2 गैस घुली होती है। हमारे ब्लड, जो हमारा रक्त है, उसमें भी ऑक्सीजन गैस, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो भी ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, उसको कैरियर का काम करता है। यानी कि हर जगह पे गैसों की द्रव में विलयता देखा जाता है। तो क्या है गैसों की द्रव में विलयता? अभी आपने विलयता को कैसे परिभाषित किया? संतृप्त विलयन में, स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन में 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा ही विलयता है, यही आपने कहा। यहाँ पे क्या है? गैसों की द्रव में विलयता। तो जब भी गैसों की द्रव में विलयता पता करना होगा, यहाँ पे एक अलग कारक प्रयोग किया जाता है, एक अलग टर्म है, एक अलग से शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो किसी भी गैस की जब द्रव में विलयता पता करनी होगी तो यहाँ पे एक अलग से हम कारक प्रयोग करेंगे, एक अलग से शब्द प्रयोग करेंगे जिसका नाम है अवशोषण गुणांक, और इसको अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इसको आप बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो ये जो अवशोषण गुणांक है इसके लिए सूत्र बनता है स्मॉल v अपान कैपिटल V इंटू P। स्मॉल v क्या है? गैसों की विलयता ml में, और कैपिटल V क्या है? विलायक का आयतन, ये भी ml में है, यानी कि ये विलेय का आयतन है जो ml में है, और कैपिटल V जो है, क्योंकि विलायक अधिक मात्रा में होते हैं, कैपिटल हम प्रयोग कर रहे हैं, विलेय कम मात्रा में, स्मॉल v। तो विलायक का आयतन, और ये है ml में। P क्या है? प्रेशर, दाब। तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। यानी कि जब भी किसी भी गैस की द्रव में विलयता हमको पता करनी होगी तो इसके लिए हम अवशोषण गुणांक का प्रयोग करेंगे। और कैसे इसको परिभाषित करेंगे? अवशोषण गुणांक ही इसकी विलयता को बताएगा। कैसे परिभाषित करेंगे? इसमें देखिए, अगर इस हर वाले का मान आप 1 रखेंगे, यानी कि विलायक का आयतन 1 ml है, देख लीजिए कैपिटल V आप लिख रहे हैं, इसका आयतन है 1 ml, और एक वायुमंडलीय दाब भी है, एक वायुमंडलीय दाब, ये जो है वायुमंडलीय दाब। तब अल्फा बराबर क्या आएगा? स्मॉल v, मतलब स्थिर ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 ml विलायक में घुले हुए विलेय का आयतन जो ml में है उसी को आप अवशोषण गुणांक कहते हैं, यही विलयता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 100 ग्राम हम प्रयोग कर रहे थे उसके जगह पे हम डायरेक्ट कहें कि स्थिर ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब है, उस पर 1 ml विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा ml में जो है, या घुले हुए विलेय का आयतन ml में ही गैसों की द्रव में विलयता है। तो इस प्रकार ये आ गया स्थिर ताप तथा एक वायुमंडलीय ताप पर, एक वायुमंडलीय ताप पर 1 ml विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा, या आप आयतन लिख सकते हैं, ml में ही गैसों का द्रव में विलयता कहलाता है। यही है अवशोषण गुणांक।
विलेयता कहलाता है। यही अवशोषण गुणांक है, इसी से आप विलेयता पता कर रहे हैं। तो बस 100 ग्राम की जब पे हमने 1 ml लिया तो स्थिर ताप है, एक वायुमंडलीय दाब है, और तब क्योंकि दाब भी गैसों की विलेयता को दाब भी प्रभावित करते हैं, इसलिए हमने दाब का मान भी 1 वायुमंडलीय रखा। तब 1 ml जल में ऑक्सीजन गैस जो घुली रहेगी उसी को कहेंगे विलेयता। 1 ml जल में जो अमोनिया गैस घुली रहेगी वही उसकी विलेयता होगी। तो इस तरह से ये गैसों का द्रव में विलेयता है। अब हम बात करते हैं कि विच फैक्टर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा, एकदम सेम पॉइंट यहाँ पर भी पढ़ने होंगे। तो प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं, और प्रभावित करने वाले जो कारक हैं तो ये हम लिख रहे हैं प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें मेन रूप से 3 कारक है जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो है एकदम ठीक वैसे ही है, विलेय और विलायक की प्रकृति, दोनों का स्वभाव। तो पहला जो है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनकी बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट अभी आपने लिखा कि जो विलायक हैं वह भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, और विलेय भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर ध्रुवीय होगा विलायक, ध्रुवीय विलायक है, तो उसमें ध्रुवीय विलेय की विलेयता अधिक होगी। और दूसरा, यदि अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक, तो ये अध्रुवीय विलायक के साथ अधिक विलेय होगा। अध्रुवीय विलायक अगर है तो अध्रुवीय विलेय उसमें अधिक विलेय होगा। ये पहला है जो सेम उसमें पॉइंट था। दूसरे की बात करें, जो भी गैसें हैं, क्योंकि गैसों के संबंध में यहाँ पे एक अलग से भी पॉइंट आ जाता है, जिसको आप कहते हैं कि गैसों के लिए इसका हम जो विलेयता या स्वभाव की हम बात कर रहे हैं उसको, इस पॉइंट को दूसरे आधार पर भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे द्रव में बदलने की प्रकृति, जो भी गैसें आसानी से लिक्विफाइड हो जाएंगी, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, उनकी विलेयता द्रव में अधिक होती है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है कि जो गैसें आसानी से द्रवीकृत, लिक्विफाइड जिसको आप बोलते हैं, हो जाती हैं, उनकी विलेयता अधिक होती है। क्योंकि जो गैस द्रव में बदल जा रहा है तो आसानी से द्रव की सतह को छोड़ेगा नहीं, अधिक मात्रा में घुलेगा। इसलिए ये दूसरा पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाएंगे, आसानी से जल में घुल जाएंगे, उनकी विलेयता अधिक होगी। और इसी को तीसरा जो टर्म है उसके आधार पर भी हम व्यक्त कर सकते हैं। क्या है ये? क्रांतिक ताप। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं गैसों की प्रकृति में, आपने पढ़ा क्रांतिक ताप क्या है। तो जिस ताप के नीचे किसी भी गैस को दाब द्वारा द्रव में बदल देंगे उसको आप कहेंगे क्रांतिक ताप। और क्रांतिक ताप का मान जितना अधिक होता है, गैस को द्रव में बदलना उतना आसान होता है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक है वो गैसें अधिक मात्रा में घुलती हैं। तो यहाँ पे जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक हो उनकी विलेयता अधिक होती है, उनकी विलेयता अधिक होती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। और यही चीज आप देखेंगे CO2 और अमोनिया के केस में, साथ में O2 और N2 के केस में, हाइड्रोजन के केस में। इतनी सारी गैसें हम प्रयोग करें और सभी का जल में हम विलेयता पता कर रहे हैं, तब क्या होगा? हम ये देखेंगे कि CO2 और NH3 की जल में विलेयता बहुत अधिक है, जबकि इन गैसों की जल में विलेयता कम है। क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनकी विलेयता जल में कम है जबकि CO2 की विलेयता या अमोनिया की विलेयता जल में बहुत अधिक है, ऐसा क्यों? तो तुरंत आप लिखेंगे क्योंकि ये गैसें आसानी से द्रवीकृत हो जाती हैं, द्रव में बदल जाती है, इसलिए अधिक मात्रा में विलेय है। और ये द्रव में नहीं बदल पाती इसलिए कम।
क्रांतिक ताप के आधार पर भी आप बता सकते हैं कि दोनों का क्रांतिक ताप अधिक होता है, इसलिए गैसें अधिक विलय होंगी। तो जल में ये दोनों गैसें अधिक विलय हैं, अधिक विलय हैं ये जल में दोनों गैसें, जबकि इनकी विलयता जल में कम है, जल में कम विलय। क्यों? क्योंकि आसानी से ये द्रवीकृत नहीं हो पाती, इनका क्रांतिक ताप कम है। और इसी में एक पॉइंट और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि गैसें द्रव से अभिक्रिया कर लेंगी उसकी भी विलयता अधिक होगी। तो यदि गैसें द्रव से अभिक्रिया करें तो विलयता अधिक होगी, विलयता अधिक होती है। जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का ये भी देख लीजिए, अमोनिया जो है जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे CO2 जो है जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। यानी कि ये दोनों गैसें जल के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, इसलिए इनकी विलयता जल में अधिक होती है। तो जब भी पूछा जाए कि ये गैसें जल में अधिक विलय हैं, बाकी गैसें कम विलय हैं, ऐसा क्यों, तो इस आधार पे भी आप बता सकते हैं, क्रांतिक ताप के आधार पे बता सकते हैं, आसानी से द्रवीकृत होने के आधार पे बता सकते हैं। इतने सारे पॉइंट हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस प्रकार से ये है विलय और विलाय की प्रकृति का। अब हम दूसरा बात करते हैं, ताप का प्रभाव। दूसरा जो कारक है इसको प्रभावित करने वाला, इसकी हम बात करेंगे। तो दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। दूसरा पॉइंट ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ये देखिए बहुत कॉमन सेंस ये तो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए यदि ताप का हम मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें ऐसा देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया कि इसका रीजन क्या है। जैसे जाड़े के मौसम में जलीय जीव बहुत आसानी से रह लेते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में आसानी से नहीं रह पाते, बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं। ऐसा क्योंकि जाड़े में ताप कम होता है, और जब ताप कम होगा तो ऑक्सीजन गैस जल में अधिक खुली होगी, इसलिए जो जलीय जीव हैं उसमें बहुत आसानी से अपने आप को सर्वाइव करेंगे, उनकी अनुकूलता बनी रहेगी। जबकि गर्मी के मौसम में ताप अधिक होता है, और आप खुद जानते हैं कि ताप बढ़ने का मतलब है गतिज ऊर्जा बढ़ना, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो भी उसमें गैसें खुली हुई हैं वो गैस द्रव को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगेंगी। यानी कि जब ताप का मान अधिक होता है तो गैसें जो हैं द्रव में से बाहर निकलने लगती हैं, और इस तरीके से जल में घुली हुई या विलायक में घुली हुई गैस का मान कम हो जाता है। और यही कारण है कि गर्मी के मौसम में जलीय जीव ज़्यादा मरते हैं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जैसे ताप जो है ये विलयता के व्युत्क्रमानुपाती है, जो गैस की विलयता है, क्योंकि सिर्फ विलयता लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे गैसों की विलयता लिखेंगे तो जितना ताप अधिक होगा गैसों की विलयता उतनी कम होगी, और अगर ताप का मान कम है तो गैसों की विलयता अधिक है। इसीलिए जाड़े के मौसम में जलीय जीव अधिक सरलतापूर्वक अनुकूल होते हैं, अधिक सरलतापूर्वक जीवित रह पाते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो इस तरीके से ये ताप का प्रभाव है, और इसमें जो यहाँ पे ग्राफ देखा जाता है इस तरीके का ग्राफ है, मतलब ताप बढ़ाने पर ये ताप अगर है, या इसको ताप आप करें यहाँ पे, और ये है विलयता, तो जो ताप बढ़ा रहे हैं विलयता लगातार कम होती जाए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन सकता, क्योंकि एक समान से नहीं कि ताप शुरू में ताप बढ़ाएंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा, बाद में जब ताप बढ़ाएंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा। जब एक समान से प्रभाव पड़ता तब हम ये ज़्यादा सही होता है, ऐसे हम करते हैं। लेकिन आपको समझने के लिए ऐसे हमने लिख दिया है कि इससे आसानी से आप व्यक्त कर सकते हैं, आसानी से इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ताप बढ़ाएंगे जब तो गैसों की विलयता कम। इसका मतलब नहीं कि एक समान रूप से घटेगी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है ताप का प्रभाव। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं, जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दाब का प्रभाव। तो अगला जो पॉइंट है, तीसरा जो कारक है
ये है दाब का प्रभाव। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। क्या है दाब का प्रभाव? तो किसी भी गैसों की जो द्रव में विलयता है, इसके ऊपर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे हेनरी, जिन्होंने नियम दिया जिसको हेनरी का नियम कहा जाता है। यानी कि जब भी हमको दाब का प्रभाव व्यक्त करना होगा तो इसको आप कहते हैं हेनरी का नियम। इसी को हेनरी के नियम से भी कई बार पूछा जाता है, तो ये हेनरी का नियम, यानी कि दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हेनरी का नियम काम आता है। हेनरी का नियम हम प्रयोग करते हैं कि दाब का क्या प्रभाव है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी गैस की जो विलेयता की मात्रा है वो दाब के समानुपाती होता है। उस विलायक पे, उस विलयन पे जो दाब आप लगाएंगे उस दाब के समानुपाती होता है। यानी कि अगर अधिक दाब लगाएंगे तो गैसों की जो विलयता की मात्रा है, जो गैसों की विलयता है अधिक होगा। अगर दाब कम लगाएंगे तो विलयता कम। तो समानुपाती का मतलब यही हो गया, जब इसका मान अधिक, दाब का मान अधिक, यह भी अधिक, दाब का मान कम, यह भी कम। यानी कि जो विलय की मात्रा है ये दाब के समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है। तो जब इसको समानुपाती को बराबर करेंगे तो क्या होता है? नियतांक का गुणा। जब भी आप समानुपाती को बराबर करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाए तो नियतांक का गुणा होता है। यही है अनुक्रमानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो अगर दो अलग अलग दाब की हम बात करें, अगर मान लीजिए कि पहला दाब P1 हो तो सूत्र क्या बनेगा? M1 K P1। ये आपका पहला समीकरण बन गया। जब पहला दाब है तब हो सकता है दाब कम हो, विलयता भी कम। दूसरा, अगर दाब P2 हो यानी कि दाब अधिक कर दें या कम कुछ भी, तो अगर दाब अधिक हो गया तो विलयता भी अधिक। तो ये सूत्र बन गया दूसरा समीकरण। यदि पहले समीकरण में दूसरे का भाग देंगे तब क्या होगा? तो ऐसे आएगा ये M1 इक्वल टू KP1, M2 इक्वल टू ये देखिए KP2। ठीक, ये से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? M1 बराबर M1 अपान M2 इक्वल टू P1 अपान P2। ये सूत्र हमको प्राप्त हो गया। यानी कि जब भी क्वेश्चन में अलग अलग दाब दिया रहेगा और विलयता का मान पूछा जाएगा तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो जब भी विलय की मात्रा होगी तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। M समानुपाती P। जितना अधिक दाब लगाएंगे उस पदार्थ की जो गैस है उसकी विलयता उतनी अधिक होगी। लेकिन जल में लगभग सभी गैसें खुली हुई हैं। हाँ, कुछ गैसें कम मात्रा में, कुछ गैसें अधिक मात्रा में। तब क्या करेंगे? तो जब कई सारी गैसें हैं घुली हुई, एक निश्चित अनुपात में घुली हुई हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का अनुपात होता है तो हम उसकी मात्रा को मोल प्रभाज्य के रूप में व्यक्त करते हैं। तब ये सूत्र क्या बनेगा? मोल प्रभाज्य को क्या लिखते हैं? x या टाइम, ये दाब के समानुपाती होगा। तो x बराबर क्या होगा? K इंटू P। तो P इक्वल टू क्या हो गया? 1/K इंटू x। इसी 1/K को आप कहते हैं KH, हेनरी स्थिरांक। यहाँ पे 1/K जो है उसी को KH हम बोलते हैं, जो कि हेनरी स्थिरांक है। यही है हेनरी स्थिरांक। और इस समीकरण को क्या बोलेंगे? हेनरी का समीकरण, हेनरी इक्वेशन। तो ये है हेनरी समीकरण। यानी कि सिर्फ हमने पदार्थ की जो गैस की मात्रा घुली हुई थी उसकी जब पे हमने क्या प्रयोग किया? मूल प्रभाज्य। मूल प्रभाज्य। तो जब भी मूल प्रभाज्य, मूल प्रभाज्य भी लिखा जाता है, ये आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो जब भी ये हम करेंगे तो ये फार्मूला बन गया, यही हेनरी का नियम है। तो जब भी आपसे हेनरी का नियम पूछा जाएगा डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं, या ऐसे अगर लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है, और अच्छा से आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये हेनरी का नियम है, यानी कि जितना ज़्यादा आंशिक दाब होगा उस गैस की विलयता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर पहले के लिए हम ले रहे हैं, पहली गैस है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ए गैस है तो इसके लिए सूत्र क्या बना? देखिए इसके लिए सूत्र क्या बना? अगर ए गैस है तो इसके अनुसार लिखिए P इक्वल टू KH IA, PB इक्वल टू KH IB। ये समीकरण इस तरह से बन जाएगा, यही हेनरी का समीकरण। तो यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है इसका मान भी विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो कंपटीशन में कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि विच फैक्टर अफेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और ताप। यहाँ पर जो हेनरी स्थिरांक का प्रयोग करेंगे, हेनरी स्थिरांक भी
गैस है उसकी प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। यानी कि ताप जब बढ़ाएंगे तो हेनरी स्ट्रैंग का मान बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जब भी ताप का मान बढ़ाएंगे तो केएच का मान बढ़ेगा। सपोज दैट अगर हम ऐसे लिख रहे हैं P इक्वल टू KH का या x है, ठीक, इसका मान 50 है अगर टोटल, इसका मान है 25 और इसका मान है 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे KH का मान 25 है तो काई A का मान यानी कितना इसका मोल प्रभाज्य खुला है 2, लेकिन इसका मान 50 है, ताप का मान हमने बढ़ा दिया। तो जब ताप का मान बढ़ेगा तो हेनरी स्ट्रैंग का मान बढ़ेगा। सपोज दैट हेनरी स्ट्रैंग का मान ये बढ़ करके 50 हो गया तो इसका मान कितना होगा, क्योंकि 50 अब यही 50 है तो ये कितना होगा, तभी तो ये 50 और 50। अर्थात जब भी हम ताप का मान बढ़ाते हैं तो हेनरी स्ट्रैंग का मान बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए तुलना करिए दोनों का, जब हेनरी स्ट्रैंग का मान बढ़ गया तो विलेयता क्या मोल प्रभाज्य घट गया। जो ताप का प्रभाव आप बता रहे थे इसके आधार पे भी ताप का प्रभाव हम बता सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ताप बढ़ाएंगे केएच का मान बढ़ेगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, बट बढ़ाने पर वो भी बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं। तो जब भी ताप का मान बढ़ाएंगे हेनरी स्ट्रैंग बढ़ेगा, और जब हेनरी स्ट्रैंग का मान अधिक होगा तो देख लीजिए यहाँ पे जब भी हेनरी स्ट्रैंग का मान 25 से 50 हो गया तो मोल प्रभाज्य का मान कम हो गया। अर्थात ताप बढ़ाने पर KH बढ़ता है, अतः मोल प्रभाज्य या विलेयता घटता है। तो गैस की जो विलेयता ये घटेगी, ये आगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये पूरा हेनरी का नियम हो गया। क्या है, किसी भी गैस की जो विलेयता या मोल प्रभाज्य का जो मान है उस गैस पर आंशिक लगने वाले दाब के समानुपाती होता है, और इसलिए जब बराबर करेंगे तो K हो गया। इस K को दूसरे साइड में लाएंगे तो P इक्वल टू 1/K इंटू x। इस 1/K को आप कहते हैं KH, यानी कि अनुक्रमणपाती स्थिरांक के व्युत्पन्न। ये देखिए क्या है इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं आप, हेनरी स्थिरांक। और इसका मान ताप पर निर्भर करता है, जब भी ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा, और इसलिए मूल प्रभाज्य का मान या विलेयता का मान घटता है। इसीलिए ताप बढ़ाने पर यही हम कह रहे थे कि वहां पर भी आपको यही बताया गया कि जब गर्मी का मौसम होता है ताप बढ़ जाता है तो उसका उस ऑक्सीजन गैस की विलेयता का मान या उसका मोल प्रभाज्य का मान घट जाता है। इसलिए जलीय जीव जल में आसानी से नहीं रह पाते हैं, उनको कठिनाई होती है। तो ये पूरा हेनरी का नियम था। अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, उसकी कमियां क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हेनरी के नियम की कमियां या सीमाएं, व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम की क्या कमियां हैं या सीमाएं हैं, ये देखिए। तो पहला है प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तो प्रेशर बहुत अधिक न हो, बहुत अधिक न हो। अगला क्या है, ताप बहुत कम न हो, ताप का मान बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो बहुत कम न हो। और तीसरा जो है, जो भी गैसें हैं वो गैसें जल से अभिक्रिया न करें या विलायक के साथ अभिक्रिया न करें। तो गैसें जो हैं जल से अभिक्रिया न करें, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या गैसें वियोजित या संगुणित न हो, नाइदर डिसोसिएशन ना एसोसिएशन, उनका न तो संगुणन होना चाहिए और न ही वियोजन होना चाहिए। तो संगुणित या वियोजित न हो, ये इसकी कमियां हैं। अगर इनमें से कोई भी ताप बहुत अधिक हो गया, ताप बहुत कम हो गया, या गैसें अभिक्रिया कर ली, या उनका संगुणन और वियोजन हो गया, तो हेनरी का नियम वहां पे पालन नहीं करेगा। ये इसकी कमियां हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है हेनरी के नियम क्या है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसकी कमियां भी कई बार पूछा गया है। और अब जो पॉइंट इसका आ रहा है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग दैनिक जीवन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है। और इस पे अंकित प्रश्न, यानी कि हेनरी से के नियम से कभी कभी एक अंकित प्रश्न भी दे देता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी इस पे दे देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। हर एक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो
अब हम बात करते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम के क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में। तो पहला हम बात करते हैं एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत अधिक ऊंचाई पर, यानी कि जो भी पर्वतारोही है इनके केस में हम बात कर रहे हैं बहुत अधिक ऊंचाई पर, क्या होगा ये समझें। जब भी बहुत अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो अभी हेनरी के नियम में आपने पढ़ा है कि उस गैस की जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती होता है, आंशिक दाब के समानुपाती है। तो जब पर्वतारोही जो है इतना अधिक ऊंचाई पे पहाड़ पे जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस की विलेयता भी उनके शरीर में कम, यानी कि अब उनके शरीर में ऑक्सीजन गैस कम घुला रहता है। तो जब ऑक्सीजन गैस कम घुला रहता है तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको एनाक्सिया कहा जाता है। ये एनाक्सिया डिजीज हो जाता है, एनाक्सिया नामक रोग हो जाता है। इसमें सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो दम घुटने लगेगा, एनाक्सिया डिजीज हो जाता है। तो उस रोग को, पर्वतारोही को जो होने वाला रोग है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम इस नियम के आधार पे व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं इन कार्बोनेटेड बेवरेज, मतलब कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के केस में बात करेंगे। जब भी कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की हम बात करेंगे, जितने भी कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं जैसे उन सभी में, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का मतलब या तो सॉफ्ट ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक और ये सब है, या एल्कोहलिक ड्रिंक जो भी बियर शराब ये सब है, बहुत अधिक दाब पर, क्योंकि वहां पर जिस मशीन में उसको रखा जाता है वहां पर CO2 का दाब बहुत अधिक होता है, और जब CO2 का दाब अधिक होता है तो वो CO2 गैस उस विलेय पदार्थ में, उसमें जो है अधिक घुला होता है, यानी कि CO2 जो गैस है उस पेय पदार्थ में अधिक घुला होता है। और जब उसको आप खोलते हैं तो देखते भी हैं खोलने के बाद चूंकि बाहर का प्रेशर, बाहर का दाब उसकी तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए वो गैसें बहुत तेज़ी से बाहर निकलती हैं, और जब गैसें तेज़ी से बाहर निकलेंगी तो उसके साथ साथ जो द्रव है वो भी बाहर फेंकने लगता है, जिसको आप फिजिंग बोलते हैं। तो आप देखते भी होंगे क्रिकेट के मैदान में या अभी जब भी पार्टी उटी होती है तो ऐसे बहुत तेज़ी से सेक करने के बाद खोलते हैं, बहुत तेज़ी से द्रव ऊपर फेंकता है, क्योंकि उसमें CO2 का दाब बहुत अधिक है, इसलिए वो गैस अधिक मात्रा में घुली हुई है, और जो बाहर दाब कम है तो गैसें तेजी से बाहर की तरफ आएंगी, उनके साथ साथ द्रव भी आएगा, इसको आप कहते हैं फीज, और खुद एक कार्बोनेटेड पेय पदार्थ फीज नाम से भी आता है। और जो तीसरा है इन स्क्यूबा डाइवर्स, तो जो भी गोताखोर है उनके केस में हम बात करेंगे, गोताखोरों के केस में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि गोताखोर जो है समुद्र के नीचे बहुत अधिक गहराई तक जाते हैं। उस समुद्र के नीचे गहराई में गैसों का दाब बहुत अधिक होता है, इसलिए वो गैस अधिक मात्रा में घुल जाती है। उनका जो एयर टैंक है, जो भी गैस का सिलेंडर वो सांस लेने के लिए प्रयोग करें, उसमें जो है हीलियम 11.7% प्रयोग होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो 56.2% प्रयोग होता है, और ऑक्सीजन जो है 32.1%, 11.7% नाइट्रोजन की मात्रा 56.2% और ऑक्सीजन की मात्रा 32.1% है। क्योंकि जब नीचे जाते हैं गैसों का दाब अधिक होता है, इसलिए गैसें अधिक मात्रा में घुल जाती है। तो हीलियम का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, वो विलेयता को कम करता है, उसको तनु विलयन में बदलता है, और जब विलेयता कम होगी तो ये गैसें हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में कम घुलेंगी। तो क्या होगा, जब नीचे से वो ऊपर आते हैं तो बहुत धीरे धीरे ऊपर आते हैं ताकि गैसें आसानी से धीरे धीरे बाहर निकलें। क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलता है तो ये रक्त में बबल्स बनाने लगते हैं, बुलबुले बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स, जो हमारे तंत्रिका आवेग है, उसमें प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से जो रोग होता है उसको कहा जाता है डीकम्प्रेशन सिकनेस आर द बेंड्स। इस रोग का नाम है डीकम्प्रेशन सिकनेस आर द बेंड्स, इसका नाम है। और कुछ जगह पे इसी को नाइट्रोजन नार्कोसिस भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन नार्कोसिस।
करेंगे तो जो तेजी से नाइट्रोजन निकल रहा था, जिसकी वजह से बबल्स बने थे, बुलबुले रक्त में बने थे, तंत्रिका आवेग में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से ये रोग हो रहा था, इसके प्रयोग करने से ये रोग नहीं होता है, क्योंकि ये विलेयता को कम कर देता है। और साथ साथ ये जो है तो इस तरीके से इससे बच जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि हीलियम क्यों मिलाया जाता है इस रोग से बचने के लिए। तो डिकम्प्रेशन सिकनेस या जो द बेंट्स नाम का रोग है उससे बचने के लिए इसका हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये स्क्यूबा डाइवर्स से जो हम बचाव कर रहे हैं, उनकी विलेयता को कम करके कर रहे हैं और इस रोग से बच जा रहे हैं, इन सभी की व्याख्या हम हेनरी के नियम के द्वारा दे रहे हैं। तो ये सब हेनरी का नियम का दैनिक जीवन में प्रयोग है। ऐसे जो हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं उसकी व्याख्या हम हेनरी के नियम से कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसकी व्याख्या आप हेनरी के नियम के द्वारा करते हैं।